हेलो फ्रेंड्स, जेई टेस्ट नंबर 5 के सॉल्यूशंस को आगे इसमें डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन कहता है कि एक ब्लॉक है ऑफ मास m, वो हैंग कर रहा है विद ए सॉलिड सिलेंडर पुली ऑफ मास कैपिटल है, मास स्मॉल m विद एंड रेडियस r। सो एक पुली है और इससे एक स्ट्रिंग है, उसके थ्रू एक मास जो है वो हैंग कर रहा है और इसका वेट कितना है, इसका मास है स्मॉल mg और वही मास इस पुली का भी है। पुली मासलेस नहीं है, इसका मास है, इसका रेडियस है, ये है रेडियस। तो पुली मासलेस नहीं है, स्ट्रिंग तो मासलेस है, इसमें कुछ लिखा नहीं है लेकिन स्ट्रिंग को हम मासलेस लेते हैं। आगे द एक्सलेशन ऑफ द ब्लॉक ए एंड वर्क डन बाय टेंशन इन द स्ट्रिंग W इन 1 सेकेंड कितना होगा। ये इसमें जो स्ट्रिंग है बहुत सारा बंधा हुआ स्ट्रिंग है, जैसे आपसे जो थ्रेड्स होते हैं ना कपड़े सीने के लिए, वो उस तरह का है। यहाँ आप समझ सकते हैं कि उस तरह का है और अंदर में सॉलिड है, वो तो रिंग जैसा हो जाएगा ना, वो होलो सिलेंडर हो जाएगा। ये जो है सो किस फॉर्म में है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है लेकिन सॉलिड है। आप ये सोच सकते हो कि जो थ्रेड जिसमें रहता है, सुई धागा जो धागा है वो जिस कपड़े का एक सिलेंडर में रहता है, लकड़ी कागज़ के सिलेंडर में रहता है, अंदर में उसको हम सॉलिड बना देते हैं, वो वैसे ही सॉलिड सिलेंडर यहाँ पर है और उसका मास और इस ब्लॉक का मास सेम है। इसका जो रेडियस है सिलेंडर का वो r है। अब सवाल ये उस क्वेश्चन ये है कि इसका एक्सलेशन क्या होगा, ये नीचे गिरेगा, इसका एक्सलेशन मान लीजिए a है तो a का वैल्यू बताना है और दूसरा चीज़ बताना है कि वर्क डन बाय द टेंशन। इसमें टेंशन है, टेंशन यहाँ पर T है, यहाँ पर टेंशन T है। ये टेंशन हमेशा ऑब्जेक्ट को अपोज करता है, इसको ऊपर की ओर में लग रहा है, यहाँ पर जो नीचे की ओर लग रहा है। तो ये टेंशन जितने कितना वर्क डन किया है वो बताना है, ये दो चीज़ें बताना है। तो इसको कैसे बनाएं, इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा दोनों का, पुली का और इस ब्लॉक का। ये जो ब्लॉक है इस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, वो यहाँ दिख रहा है, हमें अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं थी। और ये दोनों फोर्सेस के अंडर में ये एक्सेलरेट कर रहा है डाउनवर्ड विथ एक्सलेशन a और ये हमें पता करना है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, नीचे जा रहा है m तो नीचे वाले को पहले लिखेंगे क्योंकि ये फोर्स ज़्यादा है इसलिए नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, इसको टू मास टाइम एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा है पुली, पुली के लिए चलते हैं। ये जो पुली है उस पर a टेंशन लग रहा है T और ये डिस्टेंस जो उसका रेडियस है r। ये पुली रोटेट कर रहा है, किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, अपना एक्सिस के अबाउट। कौन सा एक्सिस इसका अपना है, आप अभी मैंने बात किया सुई धागा का, जो धागा जिस सिलेंडर में रहता है उस सिलेंडर का एक्सिस। सो यहाँ से सेंटर से होकर पास कर रहा है, ऐसे जा रहा है। मान लीजिए सिलेंडर इस तरह से है, इस तरह से सिलेंडर है, तो ये सेंटर टू सेंटर का जो डिस्टेंस है वो एक्सिस। तो उस एक्सिस के अबाउट में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, वो होगा mr²/2। सिलेंडर है mr²/2, सॉलिड सिलेंडर है इसलिए। यदि ये हॉलो सिलेंडर रहता तो रिंग वाला फार्मूला यूज होता है, जस्ट mr²। तो खैर अब यहाँ पर जो है इस पर इसका जो इक्वेशन में पूछना लिखना है, इस पर एक टॉर्क लग रहा है, राइट। ये रोटेट कर रहा है, जो रोटेट कर रहा है मतलब टॉर्क लग रहा है। यहाँ पर जस्ट ट्रांसलेशनल फोर्स लग रहा था, फोर्स था, यहाँ फोर्स नहीं, यहाँ टॉर्क लग रहा है। और टॉर्क कौन लगा रहा है, यही टेंशन लगा रहा है। तो टॉर्क जो है उसको क्या लिखेंगे, टॉर्क इक्वल टू I अल्फा। फोर्स क्या लिखते हैं, फोर्स लिखते हैं फोर्स इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। तो फोर्स का काउंटर पार्ट जो है रोटेशन में क्या हो गया, टॉर्क, मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ए लीनियर एक्सेलरेशन जो है उसका काउंटर पार्ट रोटेशन में हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन। एग्जैक्टली सेम, जस्ट उसको डायमेंशन चेंज हो जाएगा लेकिन उसका काउंटर पार्ट है ये यहाँ पर। तो टाउ कितना हो गया, टाउ कैसे निकालते हैं, टाउ ने टॉर्क, टॉर्क क्या है, फोर्स लगाता है, ये फोर्स, और जिस एक्सिस के अबाउट में रोटेट कर रहा है वो एक्सिस, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसको हम फोर्स आर्म कहते हैं, इस केस में r। और नहीं तो आप टाउ इक्वल टू r×f से भी निकाल सकते हो, सेम चीज़ आएगा, r×f भी निकालो तो सेम चीज़ आएगा। क्योंकि यहाँ पर जो ये दोनों के बीच का एंगल है वो 90 डिग्री है। टॉर्क इधर देख लीजिए, टॉर्क इधर, r इधर, ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। I अल्फा, I की जगह पर m, दोनों का m सेम है, इसका मास और इसका मास सेम है अल्फा। तो T यहाँ से आ गया
एम आर स्क्वायर, पूरा गंदा हो गया, बस इसी को रहने देते हैं। इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों को सॉल्व कीजिए, आपको डब्ल्यू ए मिल जाएगा। तो 1 और 2 से पहले सॉल्व करके निकाल ही लेते हैं। एम जी माइनस टी, टी यहाँ से रख देते हैं, टी कितना हो गया, एम आर स्क्वायर बाय 2r, ये टी का वैल्यू है, इजकल टू एम ए। यहाँ अल्फा तो लिखना भूल गया, अल्फा, ये अल्फा, ठीक है। एम जी माइनस एम बाय 2r, और अल्फा का वैल्यू क्या होगा, अल्फा कैसे निकालेंगे, एक फार्मूला आपको केवल याद रखना है, v इक्वल टू ओमेगा r। एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे ये लीनियर एक्सलेशन, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे एंगुलर एक्सलेशन r, तो यहाँ से अल्फा निकल गया है a बाय r, a बाय r, और ये है एम ए, ये दोनों सेम, ये है जो एक्सलेशन इसका है वही एक्सलेशन यहाँ पर भी लीनियर एक्सलेशन है, और एंगुलर एक्सलेशन के साथ में इस तरह से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से आपको a निकल गया, ये निकाल लीजिए, ए आर, स्मॉल आर क्यों लिखा मैंने, यहाँ तो कैपिटल आर है, और फिर मैं भूल गया कुछ, आर स्क्वायर लिखना भूल गया, ये आर खत्म हो गया, तो इधर आ गया एम, कितना आ गया, फिर से लिखेंगे एक बार, एम ए प्लस एम ए बाई 2, ए एम ए बाई 2, तो कितना आया, एम जी इज इक्वल टू 3/2 एम ए, एम चला गया, और ए इज इक्वल टू 2/3 जी, ये आपका एक्सलेशन है। तो ए एक्सलेशन तो मिल गया, कौन सा होगा, दो जगह है, दो में से कोई एक होगा, ठीक है। और उसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें कि वर्क डन बाय टेंशन, अब वर्क डन बाय टेंशन कितना है, वर्क डन बाय टेंशन जो है वो कितना होगा, टेंशन यहाँ पर इस सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्स है, और इंटरनल फोर्स जो काम करता है वो कितना काम करता है, टोटल जो है सो पार्ट का बात नहीं कर रहे हैं, वो 0 होता है। तो इसने वही सिंपली कहा था वर्क डन बाय टेंशन, उसने ये नहीं कहा कि वर्क डन बाय टेंशन इन मूविंग दिस ब्लॉक और रोटेटिंग दिस ब्लॉक। यहाँ पर वर्क जो टेंशन है वो दो काम कर रहा है, एक तो इसके अगेंस्ट काम कर रहा है और एक इसके लिए काम कर रहा है, और दोनों के पास वर्क डन कर रहा है, कुछ वर्क डन यहाँ कर रहा है, कुछ वर्क डन यहाँ कर रहा है, और दोनों का वैल्यू एग्जैक्टली सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ पर देखिए जो वर्क डन जो है ये स्मॉल एम पर जो काम कर रहा है, ब्लॉक पर, ये ब्लॉक लिखते हैं, ब्लॉक पर जो काम कर रहा है, ब्लॉक देखिए नीचे जा रहा है, टेंशन ऊपर लग रहा है, तो वर्क डन किधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। वर्क डन क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, थीटा है दोनों के बीच का डायरेक्शन, एफ यहाँ पर टेंशन है, एस यहाँ पर ये कितना चला, 1 सेकंड में कुछ चला होगा, मान लेते हैं एस चला, और दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो कॉस 180 डिग्री -1, तो ये -TS आया। ये वर्क डन किया उसने ब्लॉक पे, और वर्क डन जो पुली पर उसने किया, पुली पर कैसे वर्क डन करेंगे, कैसे निकालेंगे, वो रोटेशनल वर्क डन है ना, रोटेशन वहाँ पर हो रहा है, तो वहाँ पर वर्क डन निकालने के लिए टाउ थीटा, एग्जैक्टली सेम फार्मूला है, एफ को रिप्लेस कर दिया टाउ से, एस को रिप्लेस कर दिया थीटा से, टाउ थीटा, और टाउ कितना है, टाउ जो है सो टी आर है, और थीटा थीटा है, ये आर थीटा कितना हो गया, आर थीटा के लिए एक चीज़ कह सकते हैं एस, कैसे, ये देखिए ये हमारा आर है, यहाँ से यहाँ तक आया, एंगल थीटा ट्रेवर्स किया, ठीक है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना हुआ, आर थीटा। अब ये जो डिस्टेंस है ये जितना चला है उतना ही तो ये भी चलेगा, ये यहाँ पर हमने लिखा भी है कि अल्फा इजकल टू ए बाय आर, या भी इजकल टू ओमेगा बाय आर, या फिर यहाँ पर कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू थीटा आर इज इक्वल टू एस, ये कह सकते हैं। ये जितना डिस्टेंस यहाँ से चल रहा है, मान लीजिए ये वाला यहाँ से यहाँ तक चलने में जितना डिस्टेंस आया, थीटा एंगल चला, और ये जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस ये भी चल रहा है, इसका मतलब है जो एक्सलेशन यहाँ पर है लीनियर एक्सलेशन, वही लीनियर एक्सलेशन यहाँ पर है, तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, ये जो थीटा कितना है, ये जितना डिस्टेंस चल रहा है, ये जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस ये भी चल रहा है, तो ये डिस्टेंस सेम हो गया, ये डिस्टेंस सेम हो गया, ये माइनस में है और ये प्लस में है, और इसका जो हम टोटल निकालेंगे तो 0 हो जाएगा।
इतना निकालना आपको नहीं है, आपको पता रखना है कि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस 0 होता है, और ये आपका आंसर हो गया। यदि क्वेश्चन में ये कहता है कि वर्क डन बाय दिस टेंशन ऑन पुली, पुली कहता तो प्लस टी एस, यदि ये ब्लॉक कहता तो माइनस टी एस, और एस कितना होता है 1 सेकंड में कितना चलेगा, 1 सेकंड में आप निकाल सकते हो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर से डिस्टेंस निकालना है, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर। यहाँ पर एक्सलेशन जो है सो कांस्टेंट है, जब एक्सलेशन कांस्टेंट है तभी ये फार्मूला लागू होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए कि एक्सलेशन कांस्टेंट है या नहीं, 2/3, 2 कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, जी का वैल्यू 10 है, जी भी कांस्टेंट, ये तब तक कांस्टेंट है जब तक ये जो फॉल हो रहा है वो बहुत कंपेरेबल नहीं हो कि धरती के रेडियस के कंपेयर में। तो एनीवे स्टार्ट किया है 0 से, हाफ ए है 2/3g और टी स्क्वायर कितना 1 सेकेंड में बोला, तो ये आ गया g/3, इतना डिस्टेंस चला। तो वर्क डन बाय टेंशन ऑन किस पर लेना है, किसी पर भी लेना है, पुली पर लेना है तो प्लस होगा, वो है टी एस, और टी निकाला है हमने, क्या है निकाला है, कहीं नहीं निकाला है अभी तक। टी जो है सो है mr²/2r, सो mr/2 अल्फा, कहीं से निकाल लीजिए या यहीं से निकाल लीजिए, ये सेकंड इक्वेशन से। t इक्वल टू एम जी माइनस ए, टी इक्वल टू एम जी माइनस ए, जी ए है 2/3, 2/3, तो ये 1/3 हो गया, 1/3, इतना जी आया mg/3, और ये ऐसा आया यहाँ पर कितना g/3, तो कितना आ गया mg²/9, इतना वर्डन हुआ है पुली पर, और ब्लॉक पर माइनस में, ये देखिए माइनस में, ये वर्डन किस पर है, ब्लॉक पर -mg²/9, और ये जो है सो पुली पर प्लस है। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि वर्क डन बाय टेंशन ऑन विच ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं बोला, मतलब टोटल वर्क डन। तो पुली ने दो जगह काम किया, इस पर भी काम किया, इस पर भी काम किया, और दोनों मिला के 0 है, तो ये आंसर हो गया आपका। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये स्प्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है कि 3 स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, K2, K3 है, और एक ब्लॉक से कनेक्टेड है, और यदि इसे थोड़ा सा मूव करेंगे तो सिंपल हार्मोनिक मोशन वगैरह करेगा, ठीक है। तो इसने बोला कि एक एम्पलीट्यूड दे दिया है, इसको यहाँ से उठा के यहाँ ले गया और छोड़ दिया, अब ये मोशन करेगा, इससे ज़्यादा तो नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर जब इसने इसको पुल किया तो कुछ एनर्जी इसके पास आया, अब छोड़ दिया तो एनर्जी ही इसको फिर अंदर ले जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, इतना ही डिस्टेंस, ये इसका एम्पलीट्यूड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एम्पलीट्यूड है। तो यहाँ ला के छोड़ दिया, इसको इस एम्पलीट्यूड पर छोड़ दिया। अब बोल रहा है कि जब इसका एम्पलीट्यूड यहाँ है, जब इसको यहाँ लाए हैं, तो ये पी पॉइंट कितना मूव करेगा, ये भी कुछ मूव करेगा, के भी कुछ मूव करेगा, K3 भी मूव करेगा, कितना मूव करेगा। यदि K1, K2, K3 तीनों सेम होता तो सब इक्वल डिस्टेंस से मूव करता, हाँ। तो ये A है तो ये A/3, ये भी A/3, ये भी A/3 मूव करता। लेकिन यदि K1, K2, K3 सेम नहीं है तो कितना मूव करेगा, यह क्वेश्चन है। तो इसको कैसे बनाएं, देखिए इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका ऐसा है कि हम इसको रिप्लेस कर देते हैं एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग से। इस स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा इक्विवेलेंट का, तीनों स्प्रिंग जो है सो सीरीज में है, जब सीरीज में होता है तो उसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होता है, ये काम करता है कैपेसिटर की तरह, हाँ कैपेसिटर की तरह। तो सीरीज में जो है, सीरीज में इसका इक्विवेलेंट जो है 1/k इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 ऐसे काम करता है। तो k यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया K1 टाइम्स K2 टाइम्स K3 बाय K1 टाइम्स K2, ऐसे लिख दूँ KI KJ, I जो है सो J से बड़ा है, बस। इसका लिखने का मतलब है K1 टाइम्स K2, समेशन का मतलब I+1, समेशन का मतलब सम करना है, प्लस K2 K3 प्लस K3 K1, I हमेशा J से बड़ा होगा। तो इसको 2 1 2 1 3 1 और एक तो कौन हो जाएगा 2 1
3 1 3 2, तो ये तीनों आ जाएगा इसमें। मैं उतना नहीं लिखना चाह रहा हूँ इसलिए इसको समय समय शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमें पता हो गया, यही वाला टर्म जो है ये है। अब क्या करना है, अब देखिए जब मैंने इस स्प्रिंग को, तीन स्प्रिंग को रिप्लेस कर दिया एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग से, तो जितना सब काम जो ये तीनों मिलकर कर रहा था वो अकेला करेगा। इसको जब हमने ए दिया, ये ए दिया डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें कुछ फोर्स आया है स्प्रिंग में, सेम फोर्स इस स्प्रिंग में रहेगा। और देखिए तीनों कनेक्टेड है सीरीज में, तो फोर्स हर जगह सेम रहेगा। फोर्स को हर जगह सेम रखना पड़ेगा, जितना फोर्स यहाँ लग रहा है उतना यहाँ लग रहा है, उतना यहाँ लग रहा है। यदि ऐसा नहीं होता तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। क्या होगा, इस पर यदि ज़्यादा फोर्स लगेगा तो इसको खींचने लगेगा। तो जब इसको यहाँ पर ले जाकर हमने रोक दिया है तो ये लोग का खींचना अपना जो है सो बंद हो गया। ये लोग अब आपस में खींच खांच नहीं रहा ना, क्योंकि इसको मैंने यहाँ रखा है तो ये भी शांति से बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि ये सारे लोग भी इक्विलिब्रियम में आ गए हैं। जितना फोर्स से इसे खींचना था खींच लिया, जितना फोर्स से इससे खींचना था वो खींच लिया, सबको अपना स्टॉप हो गया खींचना। मैंने जो उसका मोशन होता है इक्विलिब्रियम में आने से पहले जो भी चीज़ें होती वो खत्म हो चुका है। तो फोर्स हर जगह सेम है, और हर इसमें जितना फोर्स है वो तो हर जगह सेम है, और वही फोर्स इस इक्विवेलेंट स्प्रिंग में भी है। तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर जो ये इक्विवेलेंट स्प्रिंग में कितना फोर्स है वो तो आसानी से कह सकते हैं के ए, ये है इक्विवेलेंट स्प्रिंग का फोर्स के, देखिए यहाँ से निकाले हैं। और इसको कितना खींचा गया, जितना ब्लॉक को खींचेंगे उतना इस इक्विवेलेंट स्प्रिंग को खींचेंगे, क्योंकि अकेला स्प्रिंग है। यहाँ पर सेम फोर्स यहाँ पर भी लगेगा ना, तो यहाँ पर कितना फोर्स लगेगा, K1 टाइम्स इसका जितना खिंचाई हुआ है, इसमें जितना एक्सटेंशन आया है उसको x1 कहते हैं। बस सिंपल, x1 निकल गया आपका। x1 इज इक्वल टू k टाइम्स a बाई K1। सही है, सही है। अब k का वैल्यू देखिए यहाँ से, ये वाला है k का वैल्यू। k को डिवाइड करना है K1 से, इसको K1 से डिवाइड कीजिए, K1 चला गया, K2 K3 K3 a k बाय K2 मैं यहाँ से लिख रहा हूँ सीधे, k बाय K2 नहीं K1 K3 डिवाइडेड बाय ये वाला टर्म, ये वाला टोटल K1 K2 K2 K3 K3 K1। ये हो गया आपका x1। कौन सा आंसर है देख लीजिए, K2 K3 a और ये समीशन, ऑप्शन नंबर 2। तो ये तुरंत बन गया, राइट। तो इस केस में आपको ये पता रखना पड़ेगा कि सीरीज के केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटी स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होता है, कैपेसिटर का फार्मूला लगाते हैं। दूसरा तरीका ऐसा था कि आप इस फार्मूला को ही डिराइव कर लेते। यदि आपको ये पता नहीं है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटर में बोल रहा हूँ स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, तब आप क्या करते हैं कि ए करते हैं। हम मान लेते हैं कि इसमें जो है सो एक्सटेंशन x1 आया, इसमें जो एक्सटेंशन है वो कितना आया x2, और इसमें जो एक्सटेंशन कितना आया x3, और इसमें कितना एक्सटेंशन है वो a मैंने दिया। क्वेश्चन बोला कि इसका एम्पलीट्यूड ये है, इसको a तक मैंने इधर मूव कर दिया। ये तीनों मिला के ये होगा, राइट। जब इसको मैं यहाँ ले आया a तक, तो ये कैसे आया, कुछ a मूव किया होगा, स्प्रिंग a कुछ लंबा हुआ, कुछ इसमें एक्सटेंशन आया, कुछ इसमें एक्सटेंशन आया, तीनों का सम a के बराबर होगा। x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू ए, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा फोर्स जो है सो कांस्टेंट रहेगा, वो तो अभी भी बताए थे कि तीनों में सीरीज के केस में फोर्स कांस्टेंट रहेगा। सीरीज स्प्रिंग जो है, ये स्प्रिंग जो सीरीज में है फोर्स हर जगह सेम रहेगा। तो कहने का ये मतलब है K1 x1, पहला वाला स्प्रिंग x1 से ही एक्सटेंड हुआ है, तो इसमें कितना फोर्स है K1 x1। वैसे दूसरा में जो स्प्रिंग है उसमें कितना एक्सटेंशन हुआ है x2, और तीसरा में x3, और यही फोर्स दे रहा है। तो फोर्स हर जगह हर स्प्रिंग में सेम है। अब ये दोनों इक्वेशन से आप x1 आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ से ऐसा करते हैं, हमें x1 निकालना है, x1 इज इक्वल टू नहीं, x1 चाहिए तो उसको रखे रहेंगे, x2 नहीं चाहिए, x3 नहीं चाहिए, तो x2 x3 सब यहाँ से निकाल के यहाँ रख देंगे। x1 चाहिए तो x2 का वैल्यू x1 के टर्म में यहाँ पर लिखेंगे। अब x2 का वैल्यू x1 के टर्म में ये वाला इक्वेशन लेंगे। x2 कितना हो गया, K1 बाय K2 टाइम्स x1 प्लस x3 चाहिए x1 के टर्म में, ये वाला ले लेंगे, ये दोनों के बीच में रिलेशन है।
उसको लिखेंगे। x3 कितना हो गया, k1 बाय k3 टाइम्स x1, ये हो गया इक्वल टू a। बस x1 निकल गया, x1 कॉमन कर लेते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो गया k2 k3 और ऊपर में हो गया, क्या हो गया, k2 k3 प्लस k1 k3 प्लस k1 k2 इक्वल टू ये, और आपका x1 का वैल्यू आ गया k2 k3 बाय सम ओवर k i k j, हम फिर लिखते हैं वैसे ही i ग्रेटर देन j, उन्हें ये वाला टर्म जो है ऊपर वाला। तो ये आपका आंसर हो गया। तो दोनों में से कोई भी तरीका जो आपको पसंद हो आप निकाल सकते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये साउंड से क्वेश्चन है, डॉपलर इफेक्ट से। डॉपलर इफेक्ट कहता है कि जब साउंड सोर्स या जो सुन रहा है साउंड को, ऑब्जर्वर उसे ऑडियंस कहिए, ऑडियंस जो है ये दोनों में रिलेटिव मोशन रहता है, तो जो फ्रीक्वेंसी सुनते हैं वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से अलग होता है। यदि दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी जो है सुनेगा वो ज़्यादा होगा, और दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, दोनों मतलब सोर्स और ऑब्जर्वर या ऑडियंस जो भी कहिए, तब उसका दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी कम होगा, नज़दीक आएंगे तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सुनाई पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन क्या है कि एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर केवल लोकल गाड़ी रुकती है, एक्सप्रेस गाड़ी नहीं रुकती है, और एक एक्सप्रेस गाड़ी चल रही है। ये रहा स्टेशन का प्लेटफॉर्म, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है या फिर कहीं एक पैसेंजर बैठा हुआ है जो लोकल ट्रेन का वेट कर रहा है, और इधर से एक ट्रेन आ रही है, वो एक्सप्रेस ट्रेन है, और वो ट्रेन इधर से चली गई। मैंने 3 ही बोगी बनाया, ज़्यादा भी होते हैं। तो इसने यहाँ पर कोई भी स्टेशन से जब गाड़ी गुजरती है तो वो क्या करती है, वो सायरन बजाती है, व्हिसल बजाती है और उसके बाद जाती है, वैसे नहीं जा सकती है। ये अगेंस्ट लॉ है कि किसी भी स्टेशन पर आदमी रहे या न रहे, वो छोटा है या बड़ा है, या फिर कोई गेट जो होते हैं ना, रेलवे गेट फाटक, वहाँ भी क्रॉस करेगा तो उसे हॉर्न बजाते हुए जाना है। तो ये आदमी बैठ कर सुन रहा है, तो इस यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी सुन रहा है वो कहिए एफ प्राइम है, ये इसके नज़दीक आ रहा है तो जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा वो ज़्यादा होगा, दूर चला जा इधर गया, अब ये इससे दूर जा रहा है तो जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा वो कम होगा, ओरिजिनल से कम होगा। ये ओरिजिनल से कम है, ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, और ये ओरिजिनल से ज़्यादा है। दे दिया उसने कि 900 है, ये कितना है, ये 900 है, नज़दीक आ रहा है तो 900 हर्ट्ज़ का सुन रहा है, और दूर जा रहा है तो ये वाला 750 हर्ट्ज़ का सुन रहा है। तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कहाँ होगा, ये दोनों के बीच में ना, क्योंकि ये देखिए 900 जो है सो ओरिजिनल से ज़्यादा है और 750 ओरिजिनल से कम है। तो कुछ 800 850 के करीबन में ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होगा। लेकिन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी हमसे नहीं पूछा, हमसे पूछा है गाड़ी का स्पीड क्या है, इसको VS कहते हैं, गाड़ी का स्पीड क्या है। साउंड का स्पीड दिया है जिसको हम V बोलते हैं, 330 मीटर पर सेकेंड गाड़ी का स्पीड बताना है। तो इसके लिए जो फार्मूला है वो हम लिख लेते हैं पहले। जब सोर्स नज़दीक आ रहा है, देखिए यहाँ पर हम सब फार्मूला लिख देते हैं अभी आपके लिए, उसके बाद में आप जब जिसका जो ज़रूरत पड़े उसे लिख लीजिए। पहले यहाँ लिखिए इसका ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, और ये है एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर या ऑडियंस सुनेगा, और ये उसका ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, जब दोनों के बीच में कोई मोशन नहीं है तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी सुनेगा। अब इसको ऐसे लिख देखते हैं कि यहाँ दो चीज़ें हैं, एक है सोर्स और एक है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर को O से डिनोट करेंगे, और या ऑडियंस है उसको O से डिनोट करेंगे, और ये सोर्स है उसको S से हम डिनोट करेंगे। तो इस केस में देखिए क्या हो रहा है कि सोर्स मूव कर रहा है, सोर्स जो मूव कर रहा है उसको हम नीचे रखेंगे, क्योंकि ऑब्जर्वर यदि रुका हुआ है, ठीक है, तो सोर्स वाला नीचे रहेगा, ऑब्जर्वर वाला ऊपर रहेगा, इतना ही आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं, स्पीड किसका ज़्यादा है, यहाँ पर जो भी हम बातें कर रहे हैं वो सब केसेस में जो सोर्स का स्पीड है वो साउंड के स्पीड से कम होना चाहिए। यदि सोर्स का स्पीड साउंड के स्पीड से ज़्यादा होगा तब तो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होने लगेंगी, तब आपको जो है सो शॉक वेव, क्या कहते हैं उसको, शॉक वेव,
जैसे मान लीजिए कोई फाइटर प्लेन जो है, फाइटर प्लेन साउंड के स्पीड से ज़्यादा चल सकता है। ये तो 330 मीटर पर सेकेंड है साउंड का स्पीड, ये कुछ हद तक 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आएगा। और जो एरोप्लेन ऊपर में क्रूज करती है वो लगभग 1000 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। तो फाइटर प्लेन तो इस तो कहीं बहुत ज़्यादा से चल सकती है, और फाइटर प्लेन ज़मीन के बहुत करीब में भी 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा चल सकती है। उसको कहते हैं 1 मैक। साउंड के स्पीड के बराबर जो जब फाइटर प्लेन चलती है तो उसे 1 मैक कहते हैं। तो 1 मैक से वो ज़्यादा स्पीड से जब चलेगी तब वो जो है सो शॉक वेव क्रिएट करेगा। उसका एक नाम है, मैं भूल गया, मैं नाम भूल गया उसका, जो भी है। तो शॉक वेव क्रिएट करेगा, सुपरसोनिक उसे कहते हैं, सोनिक बूम नाम है, सोनिक बूम क्रिएट करेगा। तो उस केस में जब तक साउंड आएगा तब तक गाड़ी निकल जाएगा। तो उस केस में ये डॉपलर इफेक्ट यहाँ काम नहीं कर रहा है। ये डॉपलर इफेक्ट तब काम कर रहा है जब सोर्स का स्पीड कम है साउंड के स्पीड से। तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ एज्यूम करके चलते हैं। तो पहले लिखेंगे ये भी साउंड का स्पीड माइनस भी एस। अब माइनस लिखें कि प्लस लिखें, वो बस केवल इस बात पर डिपेंड करता है कि ये नज़दीक आ रहा है या दूर जा रहा है। नज़दीक आ रहा है तो हमें बताएं कि जैसे नज़दीक आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा होने के लिए इसे माइनस रहना पड़ेगा ना, डिनोमिनेटर में माइनस रहेगा तभी ज़्यादा होगा। तो ये हो गया। दूर जाएगा तो ये, और यहाँ पे भी रख देते हैं, ये वेलोसिटी है साउंड का। ये सोर्स दूर जा रहा है, नज़दीक आ रहा है, अप्रोचिंग सोर्स, अप्रोचिंग सोर्स। और यदि हम इसको कहें v प्लस भी एस, अब देखिए ये ज़्यादा हो गया तो ये फ्रीक्वेंसी अपेरेंट है वो कम हो जाएगा। तो ये हो गया रिसीडिंग सोर्स, रिसीडिंग सोर्स। और यदि ऑब्जर्वर में कुछ हो रहा है, ऑब्जर्वर वो यदि अप्रोच कर रहा है तो ऑब्जर्वर के लिए ऊपर में अप्रोच करेगा, ये रुका हुआ है, और ऑब्जर्वर भी नज़दीक आएगा तब उसे दोनों के बीच में जो रिलेटिव मोशन है, दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं ना, तब इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सुनाई पड़ेगा। तो ज़्यादा सुनाई पड़ेगा तो यहाँ प्लस देंगे, ऑब्जर्वर ऊपर में, और भी माइनस भी नॉट बाई भी एफ नॉट। यहाँ पर ऑब्जर्वर जो है वो दूर जा रहा है, रिसीड कर रहा है। इसको सिंबल में दिखा देते हैं। अप्रोच नज़दीक आ रहा है, ये नज़दीक आ रहा है, ये दूर जा रहा है, ये दूर जा रहा है। तो यही फार्मूला है। इस सबको मिला के एक साथ में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, यदि सब कुछ हो रहा है भी माइनस भी एस भी प्लस भी ओ, एक ये फार्मूला, इसी से सब बना सकते हैं आप। यहाँ पर हम प्लस माइनस कर देते हैं, वो डिपेंड करता है कि कौन कौन सा सिचुएशन लेना है। देखिए चारों मैंने दे दिया यहाँ पर, भी प्लस माइनस भी नॉट बाई भी प्लस माइनस भी एस एफ नॉट। अब जो भी ऑब्जर्वर आपको करना है वो ले लीजिए। जैसे मान लीजिए इसमें से दो केसेस हो सकती हैं। जैसे एक होता है कि गाड़ी इधर से आ रही है सोर्स, और ऑब्जर्वर जो है वो भी भाग रहा है आगे, ये ऑब्जर्वर भी भाग रहा है और सोर्स भी आ रहा है, सोर्स पीछा कर रहा है ऑब्जर्वर का। तो उस केस के लिए यदि हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे, पहले सोर्स के बारे में सोचते हैं, ऑब्जर्वर भूल जाते हैं। अभी सोर्स जो है सो नज़दीक आ रहा है तो नीचे में माइनस वाला, सोर्स नज़दीक आ रहा है। अब उसके बाद यहाँ आते हैं, यहाँ भी है ना, वो भी भूल जाते हैं। अब जो है सो इसको देखते हैं कि ऑब्जर्वर दूर जा रहा है तो कौन वाले लिखते हैं, ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, सोर्स से ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, ऑब्जर्वर दूर जा रहा है तो हम माइनस लिखना पड़ेगा, ये वाला हो गया। दोनों एक दूसरे से दूर जा रहा है, नहीं दोनों एक दूसरे से दूर नहीं जा रहा है, ऑब्जर्वर इधर भाग रहा है, उसके पीछे से गाड़ी आ रही है, साइलेंट हो जाते हैं। एनीवे इस तरह से हमने सब बता दिया आपको। अब आप जो भी चाहो जब भी जैसा आए यूज कर सकते हो। तो इस केस के लिए क्या हम यूज करें, इस केस के लिए हम जो यूज करेंगे वो है ए फार्मूला। ऑब्जर्वर रुका हुआ है, ठीक है, तो ऊपर में ऑब्जर्वर का जगह हम कुछ नहीं करने वाले, वो रुका हुआ है तो छोड़ दिए। या फिर ऐसे कर सकते हो भी माइनस भी जीरो, भी जीरो जो सो जीरो है। यहाँ नीचे में जो है सोर्स नज़दीक आ रहा है तो माइनस लिखेंगे, क्योंकि तभी क्वोशिएंट इसका जो है सो बड़ा होगा, भी एस। ये फार्मूला यूज करने वाले हैं इधर के लिए, ये प्राइम के लिए। और इधर के लिए जो फार्मूला यूज करने वाले हैं वो है क्या, ये दूर जा रहा है, सोर्स दूर जा रहा है तो ये फार्मूला यूज करेंगे। नज़दीक आ रहा है तो माइनस, दूर जा रहा है तो प्लस। इसी फार्मूला में हम सब बैठा देंगे वैल्यू। ये कितना है, 900 है, v बाई भी माइनस
बस ये सिंपली सेम, और ये जो 750 है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों को सॉल्व करेंगे और वी एस निकल जाएगा। वी का वैल्यू पता है हमें, बस ये दोनों को सॉल्व कीजिए। हम ऐसा करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो एफ नॉट खत्म हो जाएगा। एफ नॉट से पूछा नहीं है। देखिए यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, यहाँ वेरिएबल है वी एस, वेरिएबल है एफ नॉट, दो वेरिएबल, वही दो वेरिएबल यहाँ पे वी एस और एफ नॉट। एफ नॉट का हमें जरूरत नहीं, तो क्यों उसको एलिमिनेट कर दें, और डिवाइड करने से बहुत आसानी से एलिमिनेट हो जाता है। तो हम इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 900/750 हो गया, और राइट हैंड साइड में क्या है, ये v बाई वी माइनस एस नीचे हुआ, और ये v प्लस वी एस ऊपर हुआ, और जो एफ नॉट था वो तो खत्म हो गया है, v भी एक्चुअली खत्म हो गया। और अब v का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, 330 प्लस वी एस में पता करना है, 330 माइनस वी एस, और ये कितना हो गया, 150 का टेबल पढ़ेंगे तो 6 टाइम ये और 3 टाइम ये, नहीं गलत है, ये 5 टाइम, 6 और 5। अब यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई करके वी एस निकाल सकते हैं। हम जो है सो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करने वाले हैं। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या कर रहे हैं, पहले ऊपर में जोड़ देते हैं 6 + 5, और फिर नीचे में माइनस कर देते हैं। देख लीजिए ऑर्डर, 6 से में 5 ऐड किए, और नीचे में जो 6 लिखे हैं पहले, ऊपर वाले लिखे, वही ऑर्डर यहाँ फॉलो करना है। हम कुछ भी ऑर्डर ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कंडीशन इतना है कि जो ऑर्डर यहाँ ले रहे हैं वही ऑर्डर राइट हैंड साइड में भी होना चाहिए। ऊपर में ऐड किए, ऐड करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐड करते हैं तो वी एस खत्म हो गया, ये 660 हो गया। सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पर देखो न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट किया है, वही यहाँ भी करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कि इधर उल्टा कर दें, तो न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट किया, ये 330 खत्म हो गया, वी एस माइनस वी एस, सो 2 वी एस। ये कितना हुआ, 11/1, 660/2 वी एस, ये हो गया 60। तो यहाँ से वी एस आ गया आपका 30, ये 30 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि ये 330 मीटर पर सेकेंड है। आंसर किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो इसे किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लीजिए। 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोमीटर पर आवर में आ गया। आप करके देख सकते हो कि ये किलोमीटर पर आवर जो है सो 18/5 मीटर पर सेकेंड होता है, नहीं उल्टा मैं बोल रहा हूँ, 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है। तो यहाँ से निकाल सकते हो 1 मीटर पर सेकेंड जो है सो 18/5 किलोमीटर पर आवर, 108 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो गया, 108 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पर हमने सारे फार्मूला बता दिए, और इसको याद रखने का ट्रिक ये है कि ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों जब एक दूसरे के करीब आते हैं, चाहे किसी एक के ही मूवमेंट से क्यों ना हो, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, और जब दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं तो जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वो घटता है। और कैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ने के लिए जो न्यूमरेटर में सोर्स है वहाँ पर आपको माइनस करना पड़ेगा बढ़ाने के लिए, और घटाने के लिए प्लस करना पड़ेगा। यदि ऑब्जर्वर की बात करें तो न्यूमरेटर में है, तो वहाँ पर बढ़ाने के लिए प्लस करना पड़ेगा और घटाने के लिए माइनस करना पड़ेगा। बस यही सब सारा फॉर्मूला याद रख सकते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से है क्वेश्चन। क्या है कि एक सिलेंडर है, और एक ऐसा सिलेंडर है जो एक कंपोजिट मटेरियल का बना हुआ है। अंदर में देख रहे हैं ये जो है सो एक मटेरियल का है, उसके बाद वाला पार्ट दूसरा मटेरियल का है, और उसके बाद वाला पार्ट तीसरा मटेरियल का है। रेडियस, अंदर वाले का रेडियस r है, और ये बाहर वाला ये तो एनुलर रीजन हो गया, तो इसका रेडियस जो है सो r और 2r है, मतलब इनर रेडियस r और आउटर रेडियस 2r। और जो सबसे आउट में जो सिलेंडर एनुलर सिलेंडर, मैंने कि एनुलर मतलब कि बीच में खोखला है, तो उसका 2 ठो रेडिया होगा, एक अंदर वाला एक बाहर वाला। तो इसका बाहर वाला यहाँ पर अंदर वाला 2r और 3r, वो देख सकते हैं आप फिगर में कैसे है, कहीं भी गैप नहीं है, हवा नहीं है। हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यदि बीच में हवा रख देते तो क्या होता है, लेकिन फिलहाल वैसे है। क्वेश्चन क्या है, इसका कंडक्टिविटी दे दिया K1 K2 K3 है। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी बताना है, K इक्विवेलेंट बताना है। और ये तो एक सिलेंडर है ना, इस तरह से सिलेंडर कंपोजिट है। एक एंड यहाँ पर θ1 डिग्री सेल्सियस पर रखा हुआ है, θ2 डिग्री सेल्सियस पर रखा हुआ है, और 3 को मटेरियल से बना हुआ है इसे।
इसका थर्मल कंडक्टिविटी बताना है। तो थर्मल कंडक्टिविटी बताने के लिए क्या करें, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि इसको रिलेट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से। यहाँ पर क्या होता है, आप यदि जो थर्मल कंडक्शन होता है इसमें वो कैसे चलता है, dQ/dt, राइट। ये होता है K थर्मल कंडक्टिविटी क्रॉस सेक्शनल एरिया टाइम्स टेम्परेचर में जो डिफरेंस है, और ये लेंथ जो है ये वाला लेंथ है। अब सोचिए ये क्या है, ये है हीट का कंडक्शन पर यूनिट टाइम, मैंने कुछ पर यूनिट टाइम जा रहा है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में क्या होता था, यहाँ पर जो है सो चार्ज जाता था पर यूनिट टाइम, यहाँ चार्ज ना जाकर हीट एनर्जी जा रहा है, तो इसको कहेंगे, यहाँ कहते हैं इसको इलेक्ट्रिकल करंट, इसको कहेंगे हीट करंट। ये हो गया हीट करंट, दोनों सेम एकदम, ये हीट करंट हो गया। और यहाँ पर ओम्स लॉ लिखिए तो E = V/R, ये V/AB मान लेते हैं, यहाँ पर ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस है, इसी वजह से करंट फ्लो कर रहा है। तो ये जो करंट इसके बीच में फ्लो कर रहा है, ओम्स लॉ कहता है कि वो ये दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज है, VAB/R। यहाँ पर देखिए ये दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है, इसी वजह से हीट फ्लो कर रहा है। यदि टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं होता तो हीट फ्लो नहीं करता, जैसे यहाँ पर पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो दोनों सेम है, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो पोटेंशियल का है, यहाँ जो डिफरेंस है वो टेम्परेचर का डिफरेंस है। तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो वोल्टेज का काम करेगा, और जो यहाँ पर करंट है वो हीट करंट का काम करेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे θ1 - θ2/R, इस R से। लेकिन R हो क्या गया इसके टर्म में, यहाँ पर R किसके बदले लिखे हैं, R लिखे हैं L/KA के टर्म में। तो L/KA जो है सो हमारा रेजिस्टेंस है, हीट रेजिस्टेंस, करंट वाला नहीं, हीट रेजिस्टेंस है। और इसके बाद में इस रेजिस्टेंस को हम पूरी तरह से यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, सीरीज पैरेलल जो भी काम होता है वो सारा कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सेम है। जस्ट यहाँ पर कंडक्शन जो होता था वो चार्ज का है, यहाँ हीट का कंडक्शन होता है और कुछ नहीं। तो अब देखिए तीनों जो यहाँ पर दिख रहा है वो तीनों पैरेलल है या नहीं है, तीनों पैरेलल है। जैसे 1 2 3 ये तीनों पैरेलल में होता है। एक टेम्परेचर यहाँ है θ1 पर, एक टेम्परेचर यहाँ है θ2 पर, और ये जो तीनों लाइन हमने दिया है रेजिस्टेंस का, हीट रेजिस्टेंस का, एक ये अंदर वाला है, दूसरा इसके लिए है, तीसरा इसके लिए है। उसका एक एंड एक जगह पर है, दूसरा एंड दूसरा जगह पर है, इसका मतलब है कि वो पैरेलल में। तो तीनों पैरेलल में है। तो पैरेलल के लिए जो फार्मूला है वो क्या होता है, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। R1 सबको वैल्यू लिखते हैं। अच्छा, अब 1/R जो क्या है, इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट के लिए हम क्या लिखेंगे, उसके लिए यही सेम फार्मूला लिखेंगे। ये L लेंथ कितना रहना चाहिए, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं एक सिंपल सिलेंडर से। उस सिलेंडर का डायमेंशन हम नहीं चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं, केवल उसका मटेरियल चेंज कर रहे हैं, केवल उसका चेंज कर रहे हैं, डायमेंशन चेंज नहीं करेंगे। ये डायमेंशन, इसका लेंथ L है, L ही रहेगा। ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अलग अलग तीनों का 3 है, वहाँ पर पूरा ले लेंगे, मतलब पूरा का पूरा डायमेंशन चेंज नहीं कर रहे हैं, सीधे 0 to 3R 3R रेडियस का एक सिलेंडर लेंगे, लेंथ सेम L रहेगा। तो जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा, सब कुछ सेम है। क्या चेंज किए, अब मटेरियल हमारा केवल एक मटेरियल है और उसका कंडक्टिविटी है K इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर ये फार्मूला लगाना है ना, लेंथ/KA। तो लेंथ कितना है L, K कितना है K इक्विवेलेंट, एरिया कितना है, अब यहाँ से एरिया देख लीजिए कितना है। इस केस में एरिया पूरा लेना होगा, πr², 3r², π3r², π3r², इतना एरिया हो। इस केस में लेंथ L है, तीनों केस में लेंथ L है। K यहाँ पर K1 है, यहाँ K2 है, K3 है, ये यहाँ से KA, R = L/KA, K लिख दिया, A लिखना है एरिया। इसका एरिया कितना है, पहले वाला का एरिया πr², दूसरा वाला का एरिया कितना है, ये वाला एरिया, दूसरा का एरिया बस इतना ही है। ये कितना हो गया एरिया, इसका एरिया हो गया ये टोटल π2r² माइनस इसका वाला माइनस कर देते हैं πr²। केवल इसका एरिया मुझे देखना है, π2r²
ये तो पूरे का हो गया, लेकिन अंदर वाला का हमें नहीं चाहिए, पाई आर स्क्वायर माइनस कर दिया, तो ये लिखते हैं पाई कॉमन कर लेते हैं, 2r मतलब 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ पर भी पाई 3r का होल स्क्वायर, ये सबसे बाहर वाला हुआ, यहाँ से यहाँ तक हमें इसका चाहिए तो यहाँ तक वाला को माइनस कर देते हैं, 2r का स्क्वायर। इतना एल सब जगह है ख़त्म हो गया, पाई हर जगह है ख़त्म हो गया, क्या बच गया के इक्विवेलेंट, और ये 3 3 9 आर स्क्वायर। इसमें क्या बचा आर स्क्वायर K1, इसमें क्या बचा K2 आर स्क्वायर, और साथ में ये नंबर आया 4 में से 1 गया 3, और यहाँ पर क्या आया K3, पाई तो चला गया, 3 3 9 और 2 2 4, सो 5 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर हर जगह है तो के इक्विवेलेंट यहाँ से निकल आया। अब देख लीजिए K1 प्लस 3K2 प्लस 5K3 बाई 9। ये आपका आंसर हो गया, K1 3K2 5K3 बाई 9, ऑप्शन नंबर 3, ये आपका आंसर हो गया। यदि इस तरह से और भी दे देता, 3 की जगह 4 या 5 कर देता, तो यहाँ पर पैटर्न देख लीजिए। यदि मान लीजिए इसके बाद वाला जो है 4R तक जाता है, इसके बाद वाला 5R तक जाता है, तो यहाँ पर पैटर्न जो आया सो देखिए 1 3 5, एक और रहता तो 7, एक और रहता तो 9, एक और रहता तो ऐसे करके आगे बढ़ते जाता। तो कैसे हो जाता हो समीशन KI, और यहाँ पर क्या है देख रहे हो ऑड नंबर है 2i माइनस 1 i, कोई भी नंबर लेते हैं यहाँ पर, i इसका 2 1 लीजिए तो ये हो गया K1 टाइम्स 1, सेकेंड वाला ये 2 लीजिए तो K2 टाइम्स उसका डबल से एक कम 3, थर्ड वाला लीजिए तो K3 टाइम्स डबल से एक कम 5, फोर्थ वाला लीजिए तो K4 टाइम्स डबल से एक कम 7, फिफ्थ वाला लीजिए तो K5 टाइम्स डबल से एक कम 9, और यहाँ पर ये देखिए इसका सम है, इसका जो कोफिशिएंट्स है ना 1 + 3 4 + 5 9 सम है, तो सम ओवर आई उस सबका सम है, नहीं आई नहीं 2i - 1, ये वाला इसका सम है। तो इस तरह से यदि एक से ज़्यादा है तो आप उसको भी बना सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर आ गया। हम ये बोले थे कि इसके बीच में मान लीजिए गैप में कहीं पर एक जैसे दूसरा वाला जो है उसको हटाकर हम एयर रख दें, तो एयर का थर्मल कंडक्टिविटी कितना होता है ऑलमोस्ट 0, राइट। एयर का थर्मल कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट 0 होता है, तो वो कोई काम का नहीं रहेगा। जैसे K2 यहाँ पर 0 कर दिए, ये वाला है K2 0 हो गया, तो थर्मल कंडक्टिविटी कितना हो जाएगा इसका हाँ 0 नहीं होगा, K1 ये K2 केवल 0 हुआ तो K1 + 5K3 बाई 9 होगा। तो पैरेलल में है इस वजह से, क्योंकि हीट केवल इससे भी जा रहा है, इससे भी जा रहा है, इससे भी जा रहा है। यदि ये सीरीज में होता है, मान लीजिए ऐसे होता है, सीरीज में होता है, एक रॉड यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, और ये एयर है, मान लीजिए ये स्टील है, ये एल्युमिनियम है और ये एयर है, और यहाँ पर टेम्परेचर θ1 डिग्री सेल्सियस है, θ2 डिग्री सेल्सियस है, और इसका यदि हमें के इक्विवेलेंट निकालना पड़े तो क्या होगा, तो ये एयर है, इसका 0 है, राइट। तो ये ब्रेक हो गया, यहाँ से हीट आएगा, इसके बाद हीट जा ही नहीं पाएगा। अब वो बातें अलग है कि एयर में से भी हीट जाता है, एयर मतलब यहाँ पर हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं अभी, लेकिन एयर में थर्मल कंडक्शन नहीं होता, वहाँ पर कन्वेक्शन होता है, दूसरा तरीका होता है हीट कंडक्ट करने का। जो कंडक्शन की हम बात कर रहे हैं, ये सारा फार्मूला कंडक्शन के लिए है, जिसमें मोलिकुल जो है मटेरियल के वो वाइब्रेट करते हैं। यहाँ पर कंडक्शन नहीं होता, यहाँ पर कन्वेक्शन होता है, गर्म हवा निकल कर जिधर ठंडी हवा उधर बह जाती है। तो उस केस में यदि वैक्यूम की बात करें, एयर से अच्छा वैक्यूम, तो ये यहाँ पर एक कंडक्ट हीट ये करेगा, क्या कहते हैं, वाइब्रेट करेगा, लेकिन यहाँ पर वो एनर्जी नहीं आ पाएगा, बस यही खत्म हो गया, तो ए 0 हो जाएगा। तो इसके बीच में ये आप ऐसे सोच सकते हो कि ये हमारा एक कंडक्टर है, ऐसे ऐसे 3 ठो बैटरी लगा हुआ है,
और यहाँ पर जो है सो क्या है, एक रेजिस्टेंस कितना है, इसको काट दिया, कनेक्शन ही काट दिए, या रेजिस्टेंस जो है सो हम इन्फिनिटी दे दिए। रेजिस्टेंस ये इन्फिनिटी हो गया, इसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो गया, तो क्या होगा, अब करंट ही नहीं जा पाएगा, तो इससे कितना करंट फ्लो करेगा, 0। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हुआ, इन्फिनिटी। वही बात यहाँ पर है। ओके, बहुत डिस्कशन हो गया, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The radii of two soap bubbles are in the ratio of 2:1. One of the soap bubble has inside pressure 1.01 atmosphere. The pressure inside another soap bubble is how much? तो देखिए दो सोप बबल है, एक बड़ा है जिसका रेडियाई 2 है, रेशियो में है 2, मान लो 2 के है, और दूसरा छोटा है जिसका 1 है। एक में जो है सो एक बबल में जो अंदर का प्रेशर है वो कितना है, 1.01 एटमॉस्फेयर, दूसरा का कितना है। क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि ये किसके अंदर का प्रेशर है, बड़ा वाला का कि छोटा वाला का, उसने ये कुछ नहीं कहा ना। वन ऑफ द सोप बबल, कोई दोनों में से एक का इनसाइड प्रेशर 1.0 एटमॉस्फेयर, दूसरा का कितना होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसे क्लियर करना चाहिए था कि ये 1.01 एटमॉस्फेयर किस का है, किस बबल का है। दोनों सिचुएशन हम कंसीडर करेंगे, एक में इसको छोटा वाला के लिए करेंगे और दूसरा में इसको बड़ा वाला के लिए करेंगे। अब देखिए सबसे पहले ये सोप बबल है, इसमें दो सरफेसेस हैं, एक बाहर वाला एक अंदर वाला। ये वाटर ड्रॉपलेट से अलग है, वाटर ड्रॉपलेट में क्या होता है, हर जगह पानी है, तो कितना सरफेस बना है इसमें, ये जो इंटरफेस बनता है हवा और पानी के बीच में वो केवल बाहर वाला है, एक ठो। लेकिन सोप बबल में क्या होता है, ये रहा पानी, ये डिटर्जेंट की वजह से अंदर में खाली हवा है और बाहर भी हवा है, तो दो ठो सरफेस हो गया, 1 और 2। तो इसके बीच में जो प्रेशर होता है वो एक्सेस प्रेशर डेल्टा पी, वो कितना होता है, एक सरफेस के लिए है 2T/R, टी है सरफेस टेंशन, R है इसका रेडियस, और दो ठो सरफेस है, दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4T/R। ये इनसाइड प्रेशर जो है एक्सेस प्रेशर है, बाहर से इतना ज़्यादा है। बाहर में यदि मान लीजिए, अंदर में मान लीजिए यदि P है तो बाहर में P0 है, बाहर का प्रेशर P0 है, अंदर का प्रेशर P है, यही है एक्सेस प्रेशर। ये जो इसका फार्मूला यही है वाला। तो प्रेशर कितना हो गया, ये हो गया P0, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्लस 4T/R। अब देखिए जिसका R कम होगा उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, तो ये कम है कि ज़्यादा है मैं नहीं पता है। अब ये मान के चलते हैं कि ये छोटा वाला का प्रेशर है, ये स्मॉल है, दूसरा प्रेशर इससे ज़्यादा होगा। सेकेंड केस में यही चलेंगे कि ये वाला ज़्यादा प्रेशर है, दूसरा इससे कम होगा, तो फिलहाल यही लेके चलते हैं। तो प्रेशर देखिए हमने निकाल लिया, P0 प्लस 4T/R होता है। तो दो बड़ा के लिए क्या लिखे, P2 लिखते हैं बड़ा के लिए, और इसको P1 लिखते हैं छोटा के लिए। P0 प्लस 4T, T सरफेस टेंशन है, बाय R कितना है, इसका R कितना ले लें, 2R ले लेते हैं, ये बड़ा है 2R, 2:1 के रेशियो में, इसका 2R लेंगे रेडियस, इसका R लेंगे रेडियस। यहाँ पर छोटा के लिए P0 प्लस 4T/1R, ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गया। और क्वेश्चन में ये बोला है कि एक ठो वैल्यू ये जो है P2 या P1 जो है सो 1.01 एटमॉस्फेयर। अभी जो है सो हम P1 को लेके चलते हैं। P0 कितना है, वो 1 एटमॉस्फेयर होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो P0 हमें पता है, P0 हमें पता है, क्या नहीं पता है, क्या हमें पता करना है, P2। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, P1 पता है तो ये 4T/R पता हो जाएगा, राइट। 4T/R यहाँ से पता हो गया, P1 या उतना ऐसे जो बेस्ट तरीका है वो ऐसे बनाने का है। यहाँ पर लिखते हैं P2 माइनस P0 बाय, यहाँ पर लिखते हैं P1 माइनस P0। अब देखिए P2 माइनस P0 ये कितना हुआ, 40/2R, यहाँ पर हो गया 40/R। तो राइट साइड में कितना हो गया, हाफ, और इधर कितना हो गया, ये जो भी इक्वेशन में है ये है, यहीं से वैल्यू निकाल लेंगे। अब फर्स्ट केस में जो है केस 1 हम एज्यूम करते हैं कि P1 जो है सो 1.01 एटमॉस्फेयर है। केस 2 में हम एक एज्यूम करेंगे कि P2 जो है सो 1.01 एटमॉस्फेयर है।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो P1 वाला चलते हैं यहाँ से, तो P2 कितना हो गया, P2 माइनस ये P0 कितना है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P1 1.01 और P0 1 हाफ। अब यहाँ से मैं P2 पता चल गया कितना, ये हो गया हाफ टाइम्स 0.01 प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई किया 0.01 से, तो कितना आया, ये आया 1 प्लस 0.01, सो 0.005 1.005 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आया। सही है, देख लीजिए 0.005 ठीक है। इस केस में देखते हैं ये आंसर है क्या, ये नहीं आंसर नहीं है। तो इस केस में देखते हैं, यहाँ पर जो सेम फार्मूला यूज कर रहे हैं, P2 माइनस P0 है 1, P1 कितना है, वेट, इस केस में हमें P2 जो है 1.01 है, P2 जो है 1.01 है और P2 हमें पता करना है, ये है हाफ। तो P2 माइनस 1 ए कितना आया 2 टाइम्स ए वाला 0.01, सो 0.02, तो P2 जो है वो आ गया 1.02 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वही यहाँ पर आंसर दिया है। तो इसको कहना चाहिए था क्वेश्चन में, मुझे कहना चाहिए था कि ये छोटा वाला जो है, बड़ा वाला ब्लॉक जो है, वन ऑफ द सोप बबल, बिग सोप बबल, जो लार्ज सोप बबल है उसका प्रेशर है 1.01 एटमॉस्फेयर, तो छोटा वाला का प्रेशर इससे ज़्यादा होगा, देख रहे हैं ना, यहाँ से आर जिसका कम है उसका प्रेशर ज़्यादा है, जिसका आर कम है उसका प्रेशर ज़्यादा है, जिसका आर ज़्यादा है उसका प्रेशर कम है। तो ये बड़ा वाला का प्रेशर कम है 1.02, तो छोटा वाला का प्रेशर इससे ज़्यादा हुआ 1.02 एटमॉस्फेयर। और यदि क्वेश्चन में ऐसा ही मेरी तरह गलती करे, नहीं दे, तो आप कैसे बनाओगे, तो आप यहीं पर देख सकते हो कि इससे छोटा कोई और है क्या, यहाँ पर 1.01 से छोटा, मान लीजिए यदि ये बड़ा का ये छोटा का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दिया, छोटा का जो प्रेशर दिया हुआ है, छोटा जो बबल है उसके अंदर का प्रेशर दिया हुआ है, तो बड़ा का इनसाइड प्रेशर इससे भी कम होगा, इससे कम प्रेशर है एक जगह है, एक वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो एक्सेस प्रेशर 0 हो जाएगा। एक्सेस प्रेशर जो है 40/R होता है ना, ये यदि 0 हो जाएगा ना, यदि इनसाइड प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों सेम है तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 का कोई मतलब नहीं है, 0 = 40/R, एक ऐसे कर सकते हैं, ये तो 0 है नहीं तो वो पॉसिबल नहीं है, तो ये तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है। इसके बाद में इससे कोई छोटा है क्या, नहीं, ये उसके इक्वल है और दोनों इससे बड़ा है। तो यदि क्वेश्चन में ऐसी गलती होता है, करता है, तो आपको अपने से कॉमन सेंस लगा के ये बताना पड़ेगा कि ये जो 1.01 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो छोटा कम वाला प्रेशर है, मतलब बड़ा सो बबल का प्रेशर है, और जो दूसरा प्रेशर होगा वो इससे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि इससे कम में जो पॉसिबल है वो यहाँ पर दिया ही नहीं है। एक तो 1 दिया है वो ऐसे रिजेक्ट हो जाएगा, और इससे कम में कोई और दिया ही नहीं है। तो हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, लेकिन फिर भी यदि इस तरह का सवाल बना दे तो आपको एक्स्ट्रा से सोचने के लिए कहा जाएगा, और नहीं तो यदि आप नहीं सोचना चाहते हैं तो सिंपली मैथ कीजिए, दोनों केस 1 बाय 1 करके कीजिए और आपको आंसर जो मिल जाए उसको लिख दीजिए। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन लाइट से, ऑप्टिक्स रे से, रे ऑप्टिक्स। क्या है क्वेश्चन, एक बीकर है, इसमें 2 ठो लिक्विड है और वो दोनों लिक्विड एक दूसरे से मिलेगा नहीं। एक देखिए क्या है, एक हेवियर है एक लाइटर है, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, इमिसिबल लिक्विड है, ये दोनों वाले लिक्विड मिलेंगे नहीं। ऊपर हल्का वाला ऊपर में है, भारी वाला नीचे है। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, नीचे वाला का 1.5, ऊपर वाला का 4/3, 4/3 वाटर का होता है, तो ये वाटर है। हाइट भी दिया हुआ है, एक HA ये है वैल्यू दिया हुआ है, √5, इसका √7। डायमीटर ऑफ लाइट बीम इमर्जिंग आउट फ्रॉम द लिक्विड B, ये B है लिक्विड, इससे जो बाहर निकलेगा, जैसे यहाँ पर लाइट सोर्स है, मान लीजिए कोई लाइट LED लाइट वहाँ पर बढ़िया से कवर करके रख जला दिए हैं,
इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट ना हो, वो जल रहा है, तो क्या होगा, इससे लाइट आएगा, क्या लाइट यहाँ तक आएगा। मान ये कितना बड़ा है, कहने का नहीं है, बहुत बड़ा है, चौड़ाई इसका बहुत बड़ा है। तो ये क्या होगा, सबसे पहले यहाँ से आएगा, ये लाइट इधर से आएगा, और उसके बाद में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है इससे ना, तो वो नॉर्मल से दूर जाएगा। तो थोड़ा सा पिक्चर बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। देखिए ये ऐसे आया, ऐसे, इसको जाना था इधर से, थोड़ा सा टिल्ट हुआ, इधर गया, और यहाँ से ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। यदि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया तो इसके बाद वाला जो लाइट है इधर से जो जाएगा वो और भी जो है सो टोटल इधर आ जाएगा, तो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो बाहर कहाँ तक निकलेगा, इसको अलग पिक्चर बनाते हैं यहाँ पर। ये रहा हमारा लाइट सोर्स, ये इधर से गया, थोड़ा सा टिल्ट किया, ये यहाँ तक गया, और ये इधर से निकल गया। अब यदि इस यहाँ से लाइट मान लीजिए यहाँ जाएगा, तो ये और थोड़ा सा इधर टिल्ट होगा, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये लाइन भूल जाइए, ये सोच लीजिए लाइट ये यहाँ तक हमारा है, यहाँ पर गया। उसके बाद में ये एंगल जो है आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, वो एंगल इससे ज़्यादा हो गया, या ये वाला एंगल जो है इससे ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, ये नीचे से निकल जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो चुका है। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो लाइट सोर्स है यहीं से निकलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। इसके पहले वाला ये ऐसे है, तो ऐसे जाएगा और इधर से निकल जाएगा, तो यहाँ से लाइट निकलेगा, यहाँ से लाइट निकलेगा, यहाँ से लाइट निकलेगा, इधर से लाइट नहीं निकलेगा। वही हाल इधर है, यहाँ से लाइट निकलेगा, यहाँ से लाइट निकलेगा, लेकिन यहाँ से लाइट जो है ये कुछ इस तरह से हो गया, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, सिमेट्री है। तो यहाँ से यहाँ तक जो लाइट है उसको हम देख सकते हैं, तो एक बीम बनाएगा, एक ऐसे गोल जैसा ऐसे बनाएगा, ये बिल्कुल हमें दिखेगा, यहाँ से यहाँ तक दिखेगा, इधर नहीं दिखेगा, इधर अंधेरा रहेगा। तो यही इसी का रेडियस हमें बताया गया, पूछना है, डायमीटर पूछना है, बताना है, इसमें हमें इसका रेडियस बताना है। तो ये जो है सो सीधा बनता नहीं है, ये सिमेट्रिक है, इसमें सिमेट्रिक दिख नहीं रहा है लेकिन ये सिमेट्रिक है। तो वो रेडियस हमें कैसे बताना होगा, तो एक बार फिर हम फ्रेस बनाते हैं यहाँ पर। ये रहा, और एक ये रहा, और उसके बाद में क्या करते हैं कि एक ऐसे गया, ऐसे गया, और इधर से निकल आया, ये जो है इस तरह से। अब देखिए इसको बोलते हैं एंगल आई, ये एंगल आई है और ये एंगल आर इसको बोलते हैं। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आई नहीं है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, राइट। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, ये आई है, ये आर है, ये आर है तो ये भी आर होगा, ये दोनों पैरेलल है, अल्टरनेट एंगल, और ये 90 डिग्री है, वो तो है। अब ऐसा करते हैं यदि इसको मुझे पता चल जाए और ये वाला डिस्टेंस पता चल जाए, इसको x2 कहते हैं और इसको x1 कहते हैं, दोनों पता चल जाए, तो x1 प्लस x2 यही इसका रेडियस होगा, और डायमीटर कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ x1 प्लस x2। तो हमें x1 और x2 निकालना चाहिए। x1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे निकाल सकते हैं x1, ये आई है तो ये भी आई है, अल्टरनेट एंगल, और x1 कितना हो जाएगा, यदि ये डिस्टेंस हमें पता है, ये तो पता है ही वैसे भी, एच ए है और ऊपर वाला एच बी है, तो एच ए टाइम्स 10i, सही है, देख लीजिए 10i x बाई एच, हाँ ठीक है। तो x1 ए कितना आएगा, आएगा एच ए बाय 10i, और वैसे ही इस ट्रायंगल में हम यदि देखें
ये जो ट्रायंगल दिख रहा है इसमें हम देखें तो x2 हमें पता चल जाएगा HB टाइम्स 10R, ये वाला R है। तो दोनों का सम जो है ये आप यहाँ से निकाल सकते हो। सिंपली x1 और x2 की वैल्यू निकालना है और वो HA हमें पता है, I और R में निकालना है। बस करना इतना ही है कि हमें I और R चाहिए। अब I और R कैसे निकालेंगे? I और R आप निकालिए, कैसे निकालेंगे? स्नेल्स लॉ से निकालेंगे। और क्या कर सकते हैं? स्नेल्स लॉ। A टू B में जा रहे हैं, वहाँ पर A टू B के लिए यहाँ पर इसका म्यू लिखते हैं पहले, म्यू A का, और साइन जो भी एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दूसरा मीडियम में गए B, उसका म्यू टाइम्स साइन जो भी वहाँ पर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पर दो वेरिएबल है, I में नहीं पता, R में नहीं पता, ठीक है, इसको रखते हैं। दूसरा जो है A टू B गया, B टू एयर जा रहे हैं, B टू एयर जा रहे हैं, वहाँ पर लागू स्नेल्स लॉ लगाते हैं, म्यू B टाइम्स साइन जो भी एंगल यहाँ पर है, ये साइन R है। एयर में गए, एयर का इंडेक्स कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, और वहाँ पर एंगल कितना है, ये 90 डिग्री है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है, क्योंकि यहीं तक का लाइट दिखेगा। इक्वेशन 2 आया। ये दोनों को यदि हम सम कर दें, ऐड कर दें, तो ये दोनों तो खत्म हो जाएगा और आपके पास आएगा म्यू A साइन I इक्वल टू 1, ये 1 है। तो यहाँ से आपको I पता चल गया, क्योंकि म्यू A पता है। साइन I इज इक्वल टू 1 बाय म्यू A, और म्यू A कितना है, 1.5 है, मतलब ये 3/2 नहीं 2/3 हो गया। साइन I पता चल गया तो tan I निकाल सकते हैं। tan I कितना हो गया, 2 बाय ये 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ये देखिए परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। tan I में क्या परपेंडिकुलर, बेस चाहिए, तो बेस निकाल लेते हैं इस ट्रायंगल से। ये 2 है, ये 3 है, ये एंगल I है, तो इसको निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, एक जो एक्चुअली स्क्वायर रूट ओवर 5 है, पता चल गया। तो यहाँ से हमें tan I पता चल गया, तो xi पता चल गया। अब r का भी बारे में देखें, r जो निकालना है, अब यहाँ से r निकाल सकते हैं आसानी से, ये इक्वेशन 2 से। यहाँ से साइन r कितना है, 1 बाय म्यू बी, और म्यू बी कितना है, म्यू बी है 4/3, 3/4 हो गया, तो tan निकाल लीजिए। tan निकाल सकते हैं आप आराम से, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 7, तो tan r भी पता चल गया। तो आ जाइए इधर, यहाँ पर निकाल लेते हैं इसका। HA कितना है, HA की वैल्यू है स्क्वायर रूट ओवर 5 टाइम्स tan I की वैल्यू कितना आया, 2 बाय स्क्वायर रूट ओवर 5, और ये कितना है, HB कितना है, स्क्वायर रूट ओवर 7, और tan R कितना आया अभी, 3 बाय स्क्वायर रूट ओवर 7। ये खत्म, ये खत्म, ये आया 2, ये आया 3। तो xi है 2 सेंटीमीटर, x2 है 3 सेंटीमीटर, तो डायमीटर कितना हो गया, सम का डबल, 5 का डबल 10 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं। कभी कभी एक ही लिक्विड देता है, कभी 2 लिक्विड देता है, चाहे तो 3 लिक्विड भी दे दे, कोई फर्क नहीं है। आप एक और इक्वेशन लिख लीजिए, 3 इक्वेशन आ जाएगा, I R के बाद में मान लीजिए K बोलिएगा, 3 वेरिएबल, 3 इक्वेशन, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। और सॉल्व करके फिर ये जो डायमीटर यहाँ से यहाँ तक निकालना है, अभी इस केस में केवल था x1 x2, यदि एक और लिक्विड होता तो x1 x2 एक और हो जाता है x3। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ये काफ़ी लंबा हो गया। थैंक यू।